हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज काश एजुकेशन के नए चैप्टर में, नए टॉपिक में 10+1 अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आधारभूत लेखांकन सिद्धांत। क्या आधारभूत मतलब बेसिक, कि वो चीज़ें जो अकाउंटिंग के अंदर, वो बातें, जो शब्द हैं, कि आधारभूत लेखांकन शब्द हैं, टर्म्स हैं, जो अकाउंटेंसी के अंदर जो बार बार जो शब्द यूज होंगे उनका मतलब हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनका मीनिंग हमें पता नहीं होगा हम आगे अकाउंटेंसी की नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वो शब्द हैं जिनका प्रयोग ना बिजनेस में रोजाना होता है। बुक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शंस का अकाउंट करने से पहले, अकाउंटिंग करने से पहले इनका अर्थ समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका एक मीनिंग, विशेष मीनिंग होता है इनका। इन्हें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, एसेट्स। देखो एसेट्स आपने सुना होगा शब्द, एक भाई इतने के एसेट्स है। एसेट्स इट मीन्स संपत्तियाँ। हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे इसे, संपत्तियाँ। कि जो ओनर होता है ना बिजनेस का, प्रत्येक उस वस्तु के ऊपर जिन पर उसका स्वामित्व, ओनरशिप होती है, वो संपत्ति कहलाती है। इट मीन्स बिजनेस जो है, जिस भी वस्तु का ओनरशिप है उसके पास, किसी भी वस्तु की ओनरशिप यदि बिजनेस के पास है तो क्या है, एसेट्स है। वो कैश भी शामिल है जिसको जो बिजनेस के पास है, या किसी और व्यक्ति से लेना है, या भविष्य में इन फ्यूचर्स बिजनेस को कोई कैश पेमेंट प्राप्त होना है तो भी एसेट्स है वो। जैसे कैश, बैंक, डेट, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सब क्या है, एसेट्स हैं। तो इनको डिफाइन भी किया गया है। तो तीन बातें इनमें से निकल के आती हैं कि रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। जो एसेट्स है ना वो मूल्यवान होने चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं केवल एसेट्स की, कि मूल्यवान होने चाहिए। रिसोर्सेज मस्ट बी ऑन बाय द बिजनेस। उनका ओनरशिप, स्वामित्व होना चाहिए साधनों के ऊपर। जो साधन है एसेट से मूल्यवान होने चाहिए, उनके ऊपर स्वामित्व होना चाहिए उनका। और रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। और जो ये साधन हैं, जो एसेट्स हैं, ये मुद्रा में जो माप सकते हैं, मनी मेजरमेंट कर सकते हैं, उस कॉस्ट पर प्राप्त किए गए हैं। तो अब इनका क्लासिफिकेशन आएगा, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स। तो जो नॉन करंट का मतलब क्या हो गया, करंट का मतलब चालू, तो नॉन करंट गैर चालू संपत्तियां। नॉन करंट का मतलब गैर चालू, कि वो इन संपत्तियों को कह रहा है कि जो प्रोडक्शन करने या सर्विस देने के लिए एक लंबी अवधि के लिए खरीदा जाता है, लॉन्ग पीरियड के लिए, ना कि बेचने के लिए। जैसे ये कह रहा है इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, व्हीकल्स, ये सारे के सारे। अब इनके अंदर जो नॉन करंट एसेट्स हैं इनको दो भागों में बांट दिया, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या हो गया, दृश्य संपत्तियां, जिस भौतिक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसका हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल का मतलब ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं उनको। तो टेंजिबल एसेट्स तो हो गई, टेंजिबल एसेट्स तो वो हो गई जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, मोटर गाड़ी, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारे के सारे। फिर बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो गया, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे के सारे, सॉफ्टवेयर, प्रीपेड एक्सपेंस। इनकी सहायता से, ये टेक्निक या वो नॉलेज है जिनकी सहायता से बिजनेस ना माल प्राप्त कर सकता है, मतलब माल उत्पादन कर सकता है और गुडविल क्रिएट कर सकता है। उसके बाद में आता है करंट एसेट्स। करंट जैसे नाम से पता लग रहा है, चालू संपत्तियां। तो चालू संपत्तियां कौन सी होगी, जो पुनः विक्रय के लिए, मतलब दोबारा रिसेल के लिए, या जिनको हम एक वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन एसेट्स को क्या शॉर्ट लाइव या एक्टिव एसेट्स भी कहते हैं, या दूसरा नाम क्या है इनका, फ्लोटिंग सर्कुलेटिंग, फ्लोटिंग एसेट्स या सर्कुलेटिंग एसेट्स। ठीक है।
उसके बाद आता है वेस्टिंग एसेट्स। तो वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि जो क्षयशील, समाप्त होने वाले, जिनका जो यूज हम कर लेते हैं, जिनका प्रयोग करके उपभोग कर लिया जाता है, जैसे माइन, जो खान वगैरह हैं, तो खानों के अंदर क्या होगा, जितने फुट तक हमें मिला है उसका अधिकार उतना हम यूज करते जाएंगे, वो एसेट्स खत्म होती जाएंगी। तेल के कुएं, ठीक है, ये मूल्य रहित हो जाती हैं। तो वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका मूल्य समय बीतने के साथ साथ कम होता चला जाता है, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क या लीज पर ली गई एसेट्स, इस प्रकार से। उसके बाद आता है अपना लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या होगा, लाइबिलिटीज का मतलब कि वो अमाउंट जो बिजनेस ने अदर पार्टीज को देना है। लाइबिलिटीज का मतलब वो अमाउंट जो बिजनेस ने ओनर के अलावा, ओनर को छोड़ के अदर पार्टीज को जो पेमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। उसे हम लाइबिलिटी बोल लेंगे। लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। आगे ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी फाइंड आउट करना हो तो एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे। इट मीन्स कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों का जोड़ ही किसके बराबर होगा, एसेट्स के बराबर होगा। अब लाइबिलिटीज को भी हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट क्या हो गया, नॉन करंट का मतलब गैर चालू, कि जो करंट नहीं है। इट मीन्स लंबे समय के बाद, मतलब जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद करना है, नाम से पता लग रहा है करंट नहीं है, गैर चालू। एक और नॉर्मल टाइम होता है 1 ईयर, 1 साल। 1 साल के बाद में जिनकी पेमेंट करनी है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, कोई भी लोन हो गया जो 1 साल के बाद में देना है, वो क्या हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी। उसके बाद में है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब विद इन 1 ईयर, पेमेंट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जिनका पेमेंट करना है उसे हम क्या बोल लेंगे, करंट लाइबिलिटीज बोल लेंगे। जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। तीसरा पॉइंट आता है कैपिटल, पूंजी। पूंजी का मतलब क्या है कि जो अमाउंट, जो पैसा, जो धन बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में लगाया है उसे कैपिटल बोलते हैं। ये भाई 5 लाख रुपए लगाकर ये बिजनेस शुरू किया, 4 लाख रुपए लगाकर ये बिजनेस शुरू किया, 50 लाख लगाकर बिजनेस शुरू किया, तो वो जो पैसे लगाए हैं बिजनेस के अंदर, अब वो किसी भी रूप में लगाए जा सकते हैं। उसके द्वारा कोई एसेट्स हम परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या कोई जो है ना माल परचेज कर सकते हैं, ये सारे के सारे। तो एसेट्स में से जब हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, उसके बाद आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया कि गुड्स और सर्विसेज को बनाने और बेचने में जो पैसा आता है, जो लगता है, जो लागत आती है, उसे एक्सपेंस बोलते हैं। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जब हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और जब उनको सेल करते हैं तो उनके अंदर जो खर्चा, जो लागत आती है उसे क्या बोलते हैं, व्यय, एक्सपेंस। इट मीन्स रेवेन्यू की प्राप्ति के लिए, रेवेन्यू का मतलब आगम, तो आगम की प्राप्ति के लिए जो प्रयोग की गई वस्तु सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चे माल की लागत, किराया, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, व्यय के अंदर हैं, ये खर्चे आते हैं। डेप्रिसिएशन भी इसी में काउंट होता है। और एक्सपेंस के कारण, ये जो एक्सपेंस है इसके कारण क्या होता है, ओनर्स की कैपिटल जो है ना वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इनकम। इनकम का मतलब क्या हो गया, आय। देखो, रेवेन्यू का मतलब भी आगम होता है, इनकम का मतलब आय होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। माल के बेचने से प्राप्त राशि को कुल आगम कहते हैं। हमने कोई भी माल बेचा, उस माल को बेचने से जो पैसा आया उसे हम क्या बोल लेंगे, रेवेन्यू बोल लेंगे, आगम। अब ये जो आगम आया है और जो बेचे गए माल की लागत है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो माल हमने बेच दिया उसकी कॉस्ट को क्या बोल लेंगे, व्यय बोल लेंगे। तो रेवेन्यू में से क्या हो जाएगा,
रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगी हमारी, कि टोटल जो आया है हमारे पास रेवेन्यू, उसमें से खर्चे घटा देंगे तो आय बच जाएगी हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इनकम। अगला है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च, कि एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज, इन सब को जो प्राप्त करने के लिए कोई भी पेमेंट हम करते हैं, या एसेट्स का ट्रांसफर करते हैं, या लाइबिलिटी के क्रिएशन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो उसके ऊपर जो खर्चा आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, खर्च बोलते हैं। इट मीन्स लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भुगतान खर्च कहलाता है। इनको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा कोई भी खर्चा जो किसी स्थायी संपत्ति को खरीदने या उसके मूल्य में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, पूंजीगत व्यय। ऐसा कोई भी खर्चा जो किसी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए या उसके वैल्यू में वृद्धि करने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे के सारे, इन्हें हम एसेट्स में लिखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कोई भी खर्चा जिसका संपूर्ण भुगतान। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ऐसा कोई भी खर्चा जिनका संपूर्ण लाभ जो है ना एक लेखांकन अवधि में ही मिल जाता है हमें। एक अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो सभी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं हम। और ऐसे खर्चों से बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ती नहीं है, परंतु ये जो खर्चे हैं ये उस कैपेसिटी को बनाए रखते हैं। इन देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, वो जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते नहीं है लेकिन बनाए रखते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये खर्चे किसी एसेट्स का निर्माण नहीं करते बल्कि वो लंबे समय तक चलने वाली हो। ये खर्चे किसी ऐसी संपत्ति का निर्माण नहीं करते जो लंबे समय तक चले। आगे है 7 पॉइंट, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया कि अकाउंटिंग के अंदर जो रेवेन्यू आगम जो है, इसका मतलब किसी भी सोर्स से, एनी सोर्स से प्राप्त होने वाली ऐसी आय से जो नियमित रूप से प्राप्त होने वाली है, जो रूटीन में इनकम आती है। माल के बेचने से प्राप्त होने वाली राशि या सर्विस देने से जो हमें मिलता है सेवा प्रदान करने में, इसमें किराया, कमीशन, लाभांश, ब्याज, ये सारे के सारे क्या हैं, शामिल होते हैं किसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर। फिर आता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हो गया डेटर प्लस BR, और टिप्पी के अंदर हो गया क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। देखिए ट्रेड रिसीवेबल, इसका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब वो अमाउंट है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान, नॉर्मल रूटीन के दौरान कंपनी द्वारा माल के बेचने के संबंध में, सर्विस देने में प्राप्य है, मतलब रिसीवेबल है, मतलब जो आज मिले नहीं है हमें मिलेंगे। इट मीन्स इसके अंदर हम दो को शामिल कर ले हैं, डेटर और BR। तो डेटर क्या हो गया, डेटर का मतलब देनदार। देनदार का मतलब बिजनेस जिनके पैसा मांगता है, बिजनेस ने जो माल उधार बेच दिया। सपोज करें कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसने या फर्म है, उसने क्या किया, किसी राम नाम के आदमी को 5,000 रुपए का माल उधार बेच दिया। तो जो राम है वो इस बिजनेस के लिए क्या है, डेटर है, जिनको उधार दे दिया है। तो जब तक वो राम पेमेंट नहीं दे देगा तब तक वो क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। BR का मतलब क्या हो गया कि जो माल उधार दिया जाता है ना, वो रिटर्न में जब लिखवा लेते हैं उसको कि भाई मैं ये अमाउंट इतने रुपए 3 महीने बाद, 2 महीने बाद दूंगा, तो जो रिटर्न में लेटर है वो ओनर के लिए, जिसने पैसा लेना है उसके लिए तो BR है, और जिसने पेमेंट करनी है उसके लिए वो BP कहलाएगा। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, टिप्पी, ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड पेएबल का मतलब क्या हो गया, जो लायबिलिटी देता है, कि वो अमाउंट जो व्यवसाय की सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत, नॉर्मल रूटीन के अंतर्गत माल को खरीदने या सेवा प्राप्त करने के संबंध में जो पेमेंट की जाती है,
उसे हम क्रेडिटर्स और बीपी के रूप में मापते हैं। तो क्रेडिटर्स क्या हो गया, बिजनेस ने मान लीजिए कच्चा माल खरीद दिया तो जो पेमेंट करनी बाकी है अभी, तो एक्स लिमिटेड कंपनी ने किसी सोहन नाम के आदमी से माल खरीद लिया, उधार माल खरीद लिया, इट मीन सप्लायर से कच्चा माल खरीद लिया। तो जो सप्लायर है वो क्या है, कंपनी के लिए क्रेडिटर है, इट मीन्स वो अमाउंट मांगता है कंपनी के। और यदि बीपी बिल्स के आधार पे, रिटर्न लेटर के आधार पे हो गया तो वो क्या हो गया, बीपी हो गया, बिल्स पेएबल, एक विनिमय पत्र होता है। उसके बाद आता है गुड्स, माल। माल का मतलब क्या हो गया, वो सभी वस्तुएं शामिल है माल के अंदर, गुड्स के अंदर, जो दोबारा बेचने के लिए खरीदी जाती हैं, जो दोबारा बेचने के लिए खरीदी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, गुड्स, माल, कि जो दोबारा बेचने के लिए खरीदी जाती है, अर्थात विक्रय के लिए तैयार किए जाने वाले निर्मित माल में प्रयोग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्नीचर का व्यापारी है, उसके लिए कुर्सियां और मेज खरीदना माल माना जाएगा, जबकि दूसरे व्यापारी के लिए क्या हो गया, वो फर्नीचर जो है ना, वो फर्नीचर कहा जाएगा, मतलब एसेट्स माना जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कपड़े का व्यापारी है, वो यदि कपड़ा खरीदता है तो उसके लिए क्या है, वो जो कपड़ा खरीद रहा है वो माल है, ठीक है। लेकिन वो कपड़े का व्यापारी यदि ग्राहकों के बैठने के लिए स्टूल, चेयर वगैरह रखता है, फर्नीचर, तो वो उसके लिए एसेट्स माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया कि यदि फर्नीचर का व्यापारी है और यदि अपनी दुकान के अंदर लकड़ी खरीदता है तो वो माल है, स्टूल वगैरह कोई भी खरीदता है वो उसके लिए गुड्स है। लेकिन यदि वो दुकान में लगाने के लिए पर्दे वगैरह खरीदता है तो वो एसेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कॉस्ट। देखो 3 पॉइंट रहेगा, इनको और कर लेते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, वस्तुओं सेवाओं को प्राप्त करने के बदले में दिए गए साधनों की राशि को लागत कहते हैं। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, उनको यदि हमने प्राप्त करना है तो उसके बदले में जो हम अमाउंट देते हैं, कॉस्ट है वो। जो सर्विस दिए गए साधन है वो या तो क्या हो सकते हैं, मनी हो सकते हैं, या वो साधन जिन्हें मुद्रा में हम व्यक्त कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। कॉस्ट जो है ना, लागत जो है, वो एक्सपेंस की वह राशि होती है जो निश्चित वस्तु या क्रिया पर किया गया कोई खर्चा हो। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी की लागत में मशीनरी का खरीदने का किराया, खरीदने का मूल्य, उसका भाड़ा और उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, ये सारे के सारे शामिल होंगे। निश्चित वस्तु अथवा क्रिया कोई वस्तु, सेवा या अन्य क्रिया हो सकती है। और जो खर्च की राशि है वो वास्तविक या मतलब एक्चुअल या नॉशनल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल पर खर्च किया गया जो एक्चुअल अमाउंट है उसे हम वास्तविक खर्चा कहते हैं, जो वास्तव में भुगतान तो नहीं किया गया परंतु फिर भी इसे माना जाता है। जैसे स्वयं के कारखाने का किराया, फॉर एग्जाम्पल, अपना ही पैसा है, बिजनेस में हमने लगा दिया, उसका यदि हम बाहर पैसा देते ब्याज के ऊपर तो ब्याज मिलता, तो यहाँ हमें ब्याज नहीं मिल रहा, तो हम ये बोलेंगे हम नॉशनल। फिर है अपना अगला गेन। गेन का मतलब क्या हो गया, लाभ। इसका मतलब किसी बिजनेस से संबंधित किसी घटना या लेन देन, मतलब कोई भी इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस हो गया, उसके कंसिक्वेंट रूप में, परिणाम स्वरूप होने वाले मौद्रिक लाभ से, किसी एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स के बेचने से लाभ, या कोर्ट में कोई केस चल रहा था वो हम जीत गए तो वहां से जो बेनिफिट मिला हमें वो क्या है, लाभ है, गेन। और लास्ट है अपना स्टॉक। स्टॉक का मतलब हो गया वह माल से है जो अपने अकाउंटिंग ईयर के अंत में बिकने से रह जाता है। जो माल हमारे पास बच गया, साल का अंत हो गया और वो बिका नहीं, तो उसे क्या बोल लेंगे हम, स्टॉक बोल लेंगे। तो कह रहा है कि ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक 2 प्रकार का हो सकता है। जो अपनी माली संस्था जिस साल या अवधि के लिए खाते बनाए जा रहे हैं उसके शुरू में जो माल है वो ओपनिंग स्टॉक, उसके अंत में जो हो गया वो क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये क्या होते हैं ये और समझ लेते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब हो गया कच्चा माल, कि हमने शुरू में जो माल खरीदा कच्चा माल, किसी मान लीजिए चेयर बनाने के लिए है ना, या फर्नीचर बनाने के लिए कोई लकड़ी हमने खरीदी, तो वो क्या है, हमारे लिए कच्चा माल है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि वो माल ना तो वो जो तैयार प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार भी नहीं हुए हैं पूरे, और बिल्कुल हमने ऐसा भी नहीं है कि उनको छेड़ा ही नहीं है, तो काम शुरू कर दिया है लेकिन वो अधूरा है अभी,
ना तैयार है ना ही बिल्कुल जीरो है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। और तीसरा है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब तैयार माल, जो माल बिकने के लिए तैयार है। ठीक है बच्चों, ये टर्म्स है अपने पास, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कुछ टर्म्स हो गई हैं ये, कुछ अगले चैप्टर में करेंगे, अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।